आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। वो भारतीय इतिहास का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में जितनी बातचीत की जाए कम है। 10 बजे यद्यपि सोने का समय है, लेकिन फिर भी आज दिन में व्यस्त रहे, समय नहीं मिल पाया, तो अब रात को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम जरूर बातचीत करेंगे। और यदि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बातचीत नहीं करते हैं तो ये हमारे इतिहास के साथ, हमारे इतिहास पुरुषों के साथ अन्याय होगा। मैंने पिछले दिनों में छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में बहुत पढ़ा है, बहुत गहराई से पढ़ा है, सामान्य तौर पर नहीं। लगभग 20 से अधिक पुस्तकों का अध्ययन किया होगा जो अलग अलग लेखकों की लिखी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन काल केवल 50 वर्ष का रहा, लेकिन इस 50 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने जो किया वो अद्भुत किया, अजूबे की तरह किया। 1659 से लेकर 1664 तक 5 साल का एक कालखंड ऐसा है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने हैरत अंगेज कामयाबी हासिल की है। छोटे से जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिद्ध करके दिखा दिया कि साधनों की कमी का रोना रोना फिजूल है। हम ये कहें कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तो झंझावात कितने हैं, पिताजी के पीछे आदिल शाही पड़ी हुई है, खुद मां के साथ एक छोटे से शिवनेरी के किले में है, और वो जब पेट में है 3 महीने में, तो उनके नाना की, उनके 2 मामाओं की भरे दरबार में बुलाकर हत्या कर दी जाती है। तो आप ये देखिए कि वातावरण कैसा है, कालखंड कैसा है। वहां पर पैदा होकर कोई रियासत नहीं, कोई जागीरदारी नहीं, कोई मनसबदारी नहीं, कोई कोई राजमहल नहीं, जंगलों के अंदर खाक छानते हुए उन्होंने जो स्थापित किया वो अद्भुत है। एक एक युवा को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानना चाहिए और उसको जीना चाहिए। वो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए और दुश्मनों से घिरे हुए, उस दुश्मनों से घिरे हुए भी अंधेरे भारत के युग में एक मशाल की तरह छत्रपति शिवाजी महाराज है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसी लहर है, एक ऐसा नाम है जो हमारे अंदर से हमारे प्राणों को उद्वेलित कर देते हैं। थोड़े से नुकसान से अधिकतम उपलब्धियां कैसे हासिल की जाएं, भयंकर प्रतिकूलताएं हों, चारों तरफ प्रतिकूलताएं हों, तो उस समय कैसे हम काम कर सकते हैं, इसका जीवन छत्रपति शिवाजी महाराज का है। आपने वो गीत सुना होगा, देख मुल्क मराठों का जहां शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था, हर पर्वत पर आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने लखी थी राज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। शिवाजी महाराज के दुश्मन कौन थे उस समय? सबसे बड़ा दुश्मन मुगल साम्राज्य, औरंगजेब, औरंगजेब का पिताजी, दोनों उसके दुश्मन, आदिल शाही, कुतुब शाही, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, सिद्धि, ये सब उसके दुश्मन थे। और इसके साथ साथ जो आंतरिक दुश्मन जो राज्य में है, दरबार में है, जिनका विरोध है, जो गद्दी के ऊपर लालसा लगाए हुए हैं, और इसके साथ साथ जो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ढोंग आडंबर के नाम पर, सबसे वो जूझे हैं। 36 गांव के मावलों का, जैसे हम कहें कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया तो कैसे किया, उनकी जो जागीरदारी थी, जैसे एक बड़े महानगर में, एक मुंबई कलकत्ता जैसे महानगर में कोई व्यक्ति एक मोहल्ले को लीड करता हो और वो फिर सीधा देश का प्रधानमंत्री बने। जैसे आज आपकी भाषा में, आज की भाषा में समझ लीजिए कोई गांव का सरपंच है और वो अपनी योग्यता के बल के ऊपर प्रधानमंत्री बन जाए, तो कुछ ऐसी योग्यता छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके दिखाई। किसी नेता का, नेतृत्व का प्रभाव क्या होता है ये उसके जाने के बाद पता लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव इतना है। मैं उस समय की बात करूं, 16वीं शताब्दी की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जब देहांत हुआ तो उनके देहांत के 27 साल तक औरंगजेब दक्षिण में रहा, मराठवाड़ा में रहा, और जीते जी औरंगजेब पूरे मराठवाड़ा को जीत नहीं पाया। यह छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव है कि जो राज्य उन्होंने स्थापित किया उसके 27 साल तक औरंगजेब, जो दिल्ली का सुल्तान था, जो अपने आप को भारत का राजा कहता था, कई देशों का राजा कहता था, वो खाक छानता रहा, मर गया महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन विजयी नहीं हो पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव कितना है, आज भी महाराष्ट्र में जो सरकार बनती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनती है। एक अच्छा शासन क्या होता है वो उसके जाने के बाद पता लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शहादत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, मराठों का साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक रहा, और ये जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, औरंगजेब
एक तो औरंगजेब है, देखिए, जो राजा है, सम्राट है, दिल्ली का सुल्तान है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जो छोटे से साम्राज्य के स्थापित के सम्राट है। औरंगजेब, छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत होता है 1680 में। छत्रपति औरंगजेब का देहांत होता है 1707 में। औरंगजेब के देहांत के 50-60 साल के अंदर पूरा मुगल वंश निपट जाता। औरंगजेब के बाद कौन सा राजा हुआ आपको पता नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को देखे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद 17वीं शताब्दी में मराठाओं का राज्य बंगाल में और बंगाल से आगे अफगानिस्तान तक रहा है। यह नेतृत्व की परिभाषा होती है। मावल, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मावलों को इकट्ठा किया और उनके अंदर ये भाव भरा, वो ये कहते थे कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम अपने स्वराज्य के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। उस समय जो सैनिक लड़ते थे, बाकी सैनिक तो तनख्वाह के लिए, उस समय जब सेनाएं जाती थी तो सेनाएं युद्ध करती थी, तो जिस क्षेत्र को कोई सेना हरा देती थी तो वहां पर लूटमाट करती थी। पूरे खजानों को लूट लिया जाता था, जेवरों को लूट लिया जाता था, घरों को लूट लिया जाता था, अनाज को लूट लिया जाता था। और केवल इनको नहीं लूटा जाता था, बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, बूढ़ों की हत्या कर दी जाती थी। जो पुरुष थे वो युद्ध भूमि में मारे जाते थे, जो महिलाएं थी उनको गुलाम बना लिया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था। फिर उनको पेशावर की, अफगानिस्तान की, ईरान की, इराक की और अरब की मंडियों में ले जाकर उनकी बोली लगाकर बेच दिया जाता था। तो बाकी सैनिक, ये तो मुगल करते थे, लेकिन जो बाकी भारतीय सैनिक भी होते थे तो वो राजा के प्रति बहुत अधिक वफादारी ना करते हुए वो वेतन के लिए काम करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मावल तैयार किए, उन मावलों का इतना संकल्प था कि हम अपने स्वराज्य के लिए प्राण दे देंगे, लेकिन स्वराज्य के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने करके दिखाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म, जैसे मैंने आपको बताया, 20 जून को 1627 में, कुछ 1630 में भी बताते हैं, शिवनेरी के छोटे से किले में हुआ। उनकी माता जिजाऊ, और छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रभाव कितना है। अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक एबीपी न्यूज या किसी ने एक प्रोग्राम बनाया तानाजी के ऊपर। तानाजी मूवी आप लोगों में से कई लोगों ने देखी होगी। तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व के तैयार किए हुए एक सरदार थे, एक मराठा थे, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज ने तैयार किया। और तानाजी जैसे लोग जो नेतृत्व तैयार कर सकता है, उसका नेतृत्व कितना महान रहा होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो एबीपी न्यूज ने या कोई पोर्टल था, उसने कोई वीडियो बनाया हुआ था। उस वीडियो में वो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बिना छत्रपति और बिना महाराज लिए लेता है, तो उसको 5000 कमेंट्स आते हैं कि ये आप या तो वीडियो बनाना बंद कर दें या छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ठीक से लेंगे। तो मैं ये प्रभाव मानता हूं कि जहां हमारी संस्कृति परंपराओं के ऊपर आलोचना करते रहते हैं और हमारा युवा वर्ग मौन बैठा रहता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के 300 साल बाद ये प्रभाव है कि आज भी उनका नाम यदि कोई सम्मान पूर्वक नहीं लेता, तो सोशल मीडिया के ऊपर महाराष्ट्र के इतने जागे हुए युवा हैं कि वो उसकी खाट खड़ी कर देते हैं। शिवनेरी के, पुणे के दुर्ग में, जो जुन्नर नगर के पास था, वहां पर उनका जन्म हुआ। माता जिजाऊ साहब, राजमाता जीजाबाई के पिताजी लखू जी जाधव दक्षिण की निजामशाही के यहाँ पर का सेवा देते थे। उस समय जो मराठों के राजा होते थे या जो भी होते थे, वो अलग अलग जो राजाओं के जिनके अंदर वीरता होती थी, नेतृत्व के गुण होते थे, उनको 2 गांवों की, 5 गांवों की, 10 गांवों की, 50 गांवों की मनसबदारी, सरदारी, या उनको वहां का पटेल बना दिया जाता था, या सूबेदार बना दिया जाता था, या सेनापति बना दिया जाता था, या सरदार बना दिया जाता था। मतलब राजा के पास मान लीजिए 500 गांव हैं, तो 500 गांवों में वो योग्यता के अनुसार 10 गांव किसी को दे देगा, 20 गांव किसी को दे देगा। तो वहां से टैक्स कलेक्शन का काम करना और जरूरत पड़े तो उनके लिए लड़ना। तो लखूजी यादव पहले निजामशाही के यहाँ बड़े पद पर थे, निजामशाही में रहे। तो निजामशाही के बाद उनकी निजामशाही के साथ किसी बात के ऊपर झगड़ा हो गया। तो शिवाजी महाराज के जन्म से 6 महीने पहले ही शिवाजी महाराज के नानाजी और उनके 2 मामाजी को भरे दरबार में बुलाया गया और धोखा करके और बुलाकर उनको भरे दरबार में काट डाला गया। तो आप समझ सकते हैं कि राजमाता जीजाबाई के मन में उस समय क्या चल रहा होगा। पिता की हत्या कर दी, भाई की हत्या कर दी, तो उस समय उनके मन की स्थिति क्या रही होगी। उस स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, इतने संघर्षों के बीच में हुआ। और छत्रपति शिवाजी महाराज जब मां की कोख में थे, तो उनके पिताजी के साथ जो उनकी माताजी थे, शत्रु उनके पीछे पड़े रहते थे, निजाम शाही, आदिल शाही, मुगल, और वो उनको साथ लेकर जगह जगह जा रहे हैं। जहां पर उनको सुरक्षित जाना है वहां पर, क्योंकि राजमाता जिजाऊ
के पेट में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, तो वो घोड़ों ऊंट के ऊपर नहीं चल सकती, घोड़ों के ऊपर नहीं चल सकती, तो उनको नजदीक में कहीं पर रखा है। तो शिवनेरी के दुर्ग में शिवाजी महाराज के पिताजी के परिचित एक सरदार थे, तो उनकी कस्टडी में उनको रखा गया कि आप यहां पर रहिए, और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी तो डिलीवरी के बाद फिर आपको सुरक्षित स्थान के ऊपर महल में ले जाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले आदिल शाही के यहां पर एक सरदार थे, उनको एक छोटी सी लगभग 20-30 गांव की जागीर दी हुई थी। उस जागीरदारी का प्रबंधन दादाजी कोंडदेव देखते थे। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे ही थोड़े से बड़े होते हैं, तब उनके पिताजी लगातार युद्ध में लगे हुए हैं, आदिल शाही के यहाँ दरबार में है। छत्रपति शिवाजी महाराज दादाजी कोंडदेव जो वहां की सारी रियासत का प्रबंध देखते हैं, जागीरदार का, तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने साथ रखते हैं और उनको राज कार्य सिखाते हैं, उनको विद्या सिखाते हैं, शस्त्र विद्या सिखाते हैं, धनुर्विद्या सिखाते हैं, उनको घुड़सवारी सिखाते हैं, उनको रत्नों का परीक्षण किया जा सके कैसे करें ये सिखाते हैं, उनको नेतृत्व के गुण सिखाते हैं, ये सारी चीजें उनको वो सिखाते हैं दादाजी कोंडदेव। उसके बाद बचपन में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की शादी हो जाती है, और बचपन में ही जो शिक्षा दीक्षा है, उस शिक्षा दीक्षा में शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, घोड़े की सवारी, व्यायाम, चक्रव्यूह कैसे बनाना है, तलवार कैसे चलानी है, सेना का कैसे संचालन करना है, राजकाज का कैसे संचालन करना है। और दादा कोंडदेव कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज को ले जाते थे और जंगल में अकेला छोड़ देते थे, उनको व्यूह रचना सिखाते थे, उनको कोई किले को कैसे जीतना है वो सारा सिखाते थे, और इसके साथ साथ देश के इतिहास के बारे में, वर्तमान के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीतिक दशा के बारे में, विदेशियों के आक्रमण के बारे में, स्वराज्य क्या है, स्वराज्य का स्वरूप क्या है, विदेशी आक्रमण क्या है, इसके बारे में बचपन से ही दादा कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाना शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं। और ये क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, तो इसके लिए लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बोला जाए तो कम से कम 3 घंटे बोला जा सकता है, कम से कम 3 घंटे। और युवाओं के लिए इसकी वर्कशॉप की जाए तो 6 घंटे की वर्कशॉप की जा सकती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे बना जाए। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लंबी करेंगे, और क्योंकि बहुत पढ़ा है इसलिए हो सकता है कई बार प्रसंग छूट जाएंगे, तो प्रसंग याद आएगा तो उस प्रसंग की हो सकता है सीक्वेंस ना बने, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। तो दादा कोंडदेव ने जैसे चाणक्य बालक चंद्रगुप्त मौर्य बना देता है, वैसे ही दादा कोंडदेव बालक शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुसार योग्यताओं में विकास करने के लिए उसका उस तरीके से परवरिश करना शुरू कर देते हैं। 10 साल की उम्र में 16 अप्रैल 1640 में छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह कर दिया जाता है। रामायण की, महाभारत की कहानी वो सुनते हैं, न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, दुर्ग कैसे बनाते हैं, दुर्ग के भेद क्या हैं, दुर्ग को कैसे तोड़ा जाए, ये सारी विद्याएं दादा कोंडदेव छत्रपति शिवाजी महाराज को सिखाते हैं। अब ये जो क्षेत्र है, मावल का जो क्षेत्र है, और ये मावल का क्षेत्र का प्रभाव कितना है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जितने मिलिट्री स्कूल हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। गुरिल्ला युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया। देखिए, महाभारत के काल तक जब देश में बाहरी आक्रमण शुरू हुए, चाणक्य के समय, चंद्रगुप्त के समय, उससे पहले तक भारत में युद्ध के भी नियम होते थे। महाभारत में भी युद्ध का नियम था कि दोनों सेनाएं आमने सामने आएंगी तो नाश्ता करके आएंगे, नाश्ता करने के बाद दुदुम्बी बजेगी, दुदुम्बी बजने के बाद वो लड़ेंगे, और लड़ने के नियम होते थे, घुड़सवार के साथ घुड़सवार लड़ेगा, हाथी के ऊपर जो सवार है उस हाथी का के ऊपर सवार लड़ेगा, धनुर्धारी के साथ धनुर्धारी लगेगा, तलवार वाला तलवार वाले के साथ लगेगा, और किसी का शस्त्र छूट जाए तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता था, कोई पीठ दिखा दे तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता था, कोई आत्मसमर्पण कर दे तो उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया जाता था। और शाम को जैसे ही सूर्य ढलता था तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाती थी, और युद्ध विराम की एक बार घोषणा कर दी गई तो उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा के बाद जैसे कैंप लगे हुए हैं, एक साइड कौरवों का कैंप है, एक साइड पांडवों का कैंप है, तो दोनों एक दूसरे के कैंप में जा सकते हैं, तो उनको रात के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा। तो ये भारतीय पद्धति में, ये देखिए हमारी संस्कृति कितनी महान रही होगी कि हमने युद्ध के भी नियम बनाए हैं कि हमारा वैचारिक अंतर हो सकता है, हम युद्ध करेंगे, हम मरेंगे और मारेंगे, लेकिन उसके भी नियम तय करेंगे। लेकिन जब विदेशी आक्रमण शुरू हुए तो ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, और इसमें मैं इस्लामिक आक्रमणकारी, मुगल आक्रमणकारियों की बात करूं तो इनका कोई नियम नहीं है, ये एक तरीके से राक्षस की तरह, असुरों की तरह युद्ध करते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले महाराणा प्रताप की हम बात करेंगे तो महाराणा प्रताप स्वाभिमानी है।
महाराणा प्रताप अपने संकल्पवान है, शौर्यवान है, पराक्रमी है। वो एक बार वचन दे दें तो उससे पीछे नहीं हटते। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज ट्रैप में फंसाते हैं। मराठी भाषा में एक शब्द है गामिनी कावा। उस शब्द का मतलब क्या है कि दुश्मन अपनी तलवार निकाले उससे पहले दुश्मन को खत्म कर दो, दुश्मन को तलवार निकालने का मौका मत दो। दुश्मन को मार दो और दुश्मन को मारने में अपना मिनिमम नुकसान हो, हमारा कोई नुकसान ना हो, इसको कहते हैं गामिनी कावा। तो हम इसकी बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है, उनके अंदर चाणक्य की नीति थी और महाराणा प्रताप की तेजस्विता थी, उनका बल था, उनका शौर्य था। अगर महाराणा प्रताप और चाणक्य दोनों को मिला दिया जाए, अब मैं इसको महाभारत और रामायण में कहूं तो यदि भगवान श्री कृष्ण की चतुराई को मिला दिया जाए, राम की मर्यादा को, भगवान राम के तप को, भगवान राम के बल को मिला दिया जाए, तो दोनों को मिलाकर उनके मानस पुत्र के रूप में यदि कोई बनेगा तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज बनेगा। अब ये जो मावल का क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है जहां 20-25 गांवों की जागीरदारी दादा कोंडदेव के पास है, बालक शिवाजी उनके पास रहते हैं। और ये जो जागीरदारी है ये शाहजी भोंसले के नाम पर है। शाहजी भोंसले किसके हैं? आदिल शाही के दरबार में एक मनसबदार हैं, एक सूबेदार हैं, एक सरदार हैं, एक जागीरदार हैं, एक पटेल हैं, जिनके पास 20-30 गांव हैं और वो उनके दरबार में है। तो उनके पास कुछ सैनिक हैं जिसके साथ वो आदिल शाही के लिए लड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये वो क्षेत्र है। तो अब ये मावल का जो क्षेत्र है, ये मावल का क्षेत्र कैसा है? ये मावल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पर्वत है, पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, कहीं खाइयां हैं, कहीं गुफाएं हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत अनुकूल है। घनघोर वन है, बारिश बहुत होती है और वहां के जो लोग हैं वो बहुत कठिन जीवन जीते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। और वहां क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी संघर्ष बहुत करना पड़ता है, तो संघर्ष उनकी रग रग में बसा हुआ है। उनके अंदर बहादुरी तो है, लेकिन वो बहादुरी कहां प्रयोग करनी चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। वहां पर अलग अलग पटेल हैं, देशमुख हैं, मावल हैं, जेधे हैं, घोरपड़े हैं, ये सारे जो अलग अलग परिवार हैं, ये सारे आपस में लड़ते रहते हैं। और कैसे लड़ते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी भी महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में जब शादी होती है तो कन्या के पास भी एक व्यक्ति तलवार लेकर खड़ा रहता है और जो दुल्हा है वो भी तलवार लेकर खड़ा होता है। तो वहां पर ये आपस में अपने छोटी सी बातों के लिए, थोड़े थोड़े स्वाभिमान के लिए लड़ते रहते थे और एक दूसरे को घेर के मार देते थे। जैसे एक दो उदाहरण बताते, उस समय के रिसर्च करने वालों को बताते हैं कि पराक्रमी तो हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें पराक्रम का प्रयोग कहां किया गया है। तो एक बार जैसे युद्ध हो गया, जगदेव बंदर परिवार और दो परिवार, जगदेव और बंदर परिवार में, दोनों में खुल्लम खुल्ला युद्ध हो गया। तो 1200 आदमी एक साइड में आए, 700 एक साइड में आए, खूब युद्ध हुआ, 300 लोग मारे गए। उसके बाद उनके अंदर सहमति बनी। वहां पर मावल हैं, देशमुख हैं, जेदे हैं, इन सब जातियों की इस प्रकार के जो अहंकार की लड़ाई थी उसको स्वाभिमान की लड़ाई में बदलकर स्वराज्य की लड़ाई में बदलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। इन सबको एक किया, इन सबको मिलाकर जैसे तानाजी जैसे सरदार बनाए, ऐसे सरदार उन्होंने बनाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी, पिताजी श्री शाहूजी भोंसले और माता जिजाऊ साहब, उन्होंने फिर जब ये देखा कि यहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो बीजापुर में अपने पास बुला लिया। उस समय तक वहां पर उन्होंने नेतृत्व करना शुरू कर दिया, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया, रास्तों का ज्ञान करना शुरू कर दिया। अब बीजापुर के दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी बुलाते हैं कि उस समय जब जो जागीरदारों के, सरदारों के बेटे होते थे तो उनको दरबार में लेकर जाते थे कि ताकि वो सीख जाएं कि दरबारी तौर तरीके क्या हैं, किस प्रकार से राजकाज चलाया जाता है, दरबार चलाया जाता है। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो उस समय बालक शिवा हैं, उनको वो उनके पिताजी कहते हैं कि चलो आदिल शाही के दरबार में चलते हैं। आदिल शाह भी उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर चुके होते हैं कि ये जो बालक है ये बहुत तेजस्वी है और ये ऐसे दुर्ग बनाना, व्यू बनाना ये काम करता है। तो वो अपने शाहजी भोसले से भी कहते हैं कि एक बार अपने बेटे से मिलवाओ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को कहते हैं उनके पिताजी की चलो मेरे साथ दरबार में चलो। और वो बताते हैं कि दरबार में जाओगे तो ये जो आदिल शाह बादशाह है इसको ऐसे झुककर कोर्निश करनी पड़ती है, प्रणाम करना पड़ता है, सलाम करना पड़ता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज मना कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब मना करते हैं तो उनके दरबार में दोबारा फिर आदिल शाह उनको कहता है कि लेके आओ। तो जब मना करना मुश्किल हो जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी समझाते हैं और एक मित्र से भी समझवाते हैं। वो कहते हैं ठीक है आपको दोबारा नहीं जाना, मत जाओ, लेकिन एक बार जब पिता की आज्ञा है तो आप चले जाओ। अब छत्रपति शिवाजी महाराज वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर जब वो, बाकी लोग तो झुककर सलाम करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज झुककर सलाम नहीं करते। अब आदिल शाह एक दिन तो इग्नोर कर देता है, दोबारा फिर उनको बुलाया जाता है, दोबारा जब दरबार में जाते हैं तो भी सलाम नहीं करते।
अब छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि वो टोकते हैं कि आप मुझे नमस्ते भी नहीं करते। नमस्ते करते भी हैं छत्रपति शिवाजी महाराज तो जैसे कुर्निश नहीं करते, सिर्फ हल्की सी दिखावे के लिए नमस्ते कर देते हैं। तो एक दिन बादशाह पूछ लेते हैं एक दिन उनसे कि आपको आपके पिताजी ने दरबारी तौर तरीके बताए या नहीं बताए अभी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि बतलाए तो हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपको कोर्निश करना, आपको झुककर सलाम करना ऐसे है जैसे मैं आपके अंदर और अपने पिताजी के अंदर अंतर करूं। इसलिए मुझे ये बनावटी सा लगता है ये मुजरा करना। आपकी अनुमति हो तो मुझे इसकी छूट दे दी जाए। अब छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से हैं, लेकिन उनकी बुद्धि और चातुर्य देखिए आदिल शाही के दरबार में। अब आदिल शाह क्या करे, छत्रपति शिवाजी महाराज सांप को भी मार देते हैं और लाठी भी नहीं टूटने देते। आदिल शाह कहता है ठीक, आपको जैसा मन करे वैसा कर लो। तो दरबार में छत्रपति शिवाजी महाराज आना जाना शुरू कर देते हैं। तो बचपन में ही एक बार क्या होता, आदिल शाही है वहां पर बीजापुर में, तो उस बीजापुर में एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज बाजार में जा रहे होते हैं, तो एक कसाई गाय को लेकर जा रहा होता है, गाय को काटने के लिए। तो बालक छत्रपति शिवाजी उस समय छोटे हैं, लगभग 14 वर्ष की आयु है। उस 13-14 वर्ष की आयु में जब वो गाय के ऊपर अत्याचार देखते हैं तो अपनी तलवार निकालते हैं और गाय की रस्सी काट देते हैं। और गाय की रस्सी काटने के साथ साथ उस कसाई का हाथ काट देते हैं। शिकायत आदिल शाह के दरबार में पहुंचती है। आदिल शाह के दरबार में पहुंचती है तो वहां भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपना तर्क देते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस में पुणे में भेज दिया जाता है कि यहाँ पर बीजापुर में रहेगा तो ये रोज झगड़े चलते रहेंगे, रोज कुछ ना कुछ ये करता रहेगा। तो शाहजी भोसले फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को वापस दादा कोंडदेव के पास भेज देते हैं। वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज फिर अपना वहां पर लोगों को जोड़ना, लोगों को संगठित करना शुरू कर देते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो राज मुद्रा है वो संस्कृत में उनके पिताजी, उनके शाहजी भोसले द्वारा बनाई गई थी। और छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके माताजी और पिताजी, माता जिजाऊ साहिब, उनको शिवबा कहते थे। 14 वर्ष की आयु में छत्रपति शिवाजी महाराज जब मुगलों के, आदिल शाही के, निजाम शाही के देश में राज्य को देखते हैं और चीजों को समझते हैं, तो उस समय शपथ लेते हैं कि मैं अपना पूरा जीवन स्वराज्य की स्थापना में लगाऊंगा और पूरा जीवन अपने स्वराज्य की स्थापना के लिए संघर्ष करूंगा। 14 साल की आयु में जैसे दादा कोंडदेव की जब मृत्यु होती है तो उस समय वो जागीर का पूरा काम देखना शुरू कर देते हैं। गांव का दौरा करना शुरू कर देते हैं, न्याय लगाना शुरू कर देते हैं, दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों की शिकायतें सुन के उनके झगड़े निपटाना शुरू कर देते हैं। क्षेत्र के दूसरे प्रभावशाली लोगों से मिलकर देश की क्या स्थिति है, स्वराज्य की क्या स्थिति है, विदेशी आक्रमणों की क्या स्थिति है, इसके बारे में चर्चा करना, चिंतन मनन मंथन वो शुरू कर देते हैं। जो कोई उनकी प्रजा में अपराध करता है उसको समझाते थे, समझाने पे भी नहीं मानता था तो उसको दंड देते थे। बचपन से उचित निर्णय करते थे, पूरा ठीक से न्याय करते थे, उत्साह में रहते थे। और शिवाजी के गुणों को देखकर वहां उस समय के लोगों को भी आशा लगने लगी कि ये बालक कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और दादा कोंडदेव जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को पाला, उनका चरित्र कितना उन्नत था आप सोच लीजिए। वो उनका कानून बनाया हुआ था अपनी जागीरदारी में कि कोई भी राज परिवार का व्यक्ति, जैसे उस समय तो क्या राजा मतलब सुप्रीम, दिल्ली का जो राजा होता था, दिल्ली का जो सिंहासन के ऊपर बैठता था, उसको दिल्लीश्वर कहा जाता था, मतलब दिल्ली का भगवान, दिल्ली का ईश्वर। और जो दिल्ली का ईश्वर होता था वो भारत का ईश्वर होता था, ऐसा बोला जाता था, लोग बोलने लगे थे अत्याचारों को देखकर। तो दादा कोंडदेव ने एक नियम बनाया था कि हमारे राज्य का कोई भी सैनिक अपने राज्य में किसी किसान से, किसी बगीचे वाले से बिना उसके फल दिए, बिना उसकी अनुमति के कोई सामान नहीं लेगा। और राज्य की भी कोई चीज, एक किसी का व्यक्तिगत सामान नहीं लिया जाएगा। और जो राज्य की चीज है, जैसे जो सरकारी पेड़ हैं, जो सरकारी चीजें हैं, उनको भी कोई दूसरा लेगा नहीं, बिना अनुमति के नहीं लेगा। तो एक बार दादा कोंडदेव गलती से एक रास्ते में उनको कहीं आम दिखते हैं और वो सरकारी आम होते हैं, तो वो आम तोड़ लेते हैं और आम तोड़ के खा लेते हैं। तो वो खुद के लिए दंड निर्धारित कर देते हैं कि जिस हाथ ने आम तोड़ा है उस हाथ को काट दिया जाए। तो उस समय जो सैनिक होते हैं, जो सरदार होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि आप जागीरदारी का प्रबंधन देखते हैं, आप प्रायश्चित कर लीजिए, आप अपने आप को इतना कठोर दंड मत दीजिए। तो इतना उच्च चरित्र शिवाजी महाराज के बचपन में पालने वाले व्यक्ति का होता है। और शिवाजी महाराज ने उस समय देख लिया, देखिए उस समय परमाणु बम नहीं है, तोप की टेक्नोलॉजी नहीं है, लड़ाई किससे हो रही है, लड़ाई केवल तलवार से हो रही है। तोप आती है उसके बाद आती है। उस समय तोप है तो विदेश से जो आक्रमण कर रहा है उनके पास तोपें हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में ही ये जान लेते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा महत्व जिसके पास दुर्ग होंगे, दुर्ग मतलब किले,
जो पहाड़ के ऊपर बनाते हैं, चारों ओर से बाउंड्री होती है, बाहर कोई सेना घेरा भी डाल दे तो उसको फतेह नहीं कर पाती, जो तानाजी मूवी में आपने देखा होगा। रानी पद्मावती जो मूवी आई उसमें भी आपने देखा होगा, राजा रतन सिंह के बाहर से खिलजी घेरा डालता है तो दीवारें बहुत मजबूत हैं, तोप है नहीं, उसके नजदीक कोई जाए तो ऊपर से तीर मार देते हैं, पत्थर गिरा देते हैं, गर्म तेल गिरा देते हैं, तो वो खाई खोद के खाई के अंदर अंदर से ऊपर चमड़े की पूरा एक कवर लगा के खाई के अंदर अंदर करके दीवार को तोड़ते हैं, नींव को गिराते हैं। तो इस तरीके से पुराने जमाने में लड़ाई चलती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ये पहचान लेते हैं कि जिसके पास किले होंगे वही विजयी होगा। और जो वहां के जो मावल क्षेत्र के मावली लोग होते हैं उनको वो साथ लेकर, जैसे तानाजी मालसुरे जी हैं, यशोजी कंक हैं, बाजी पासलकर हैं, बाजीराव प्रभु हैं, ये सब उस मावल जाति से थे, उनको अपने साथ मिला देते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज उसी समय टारगेट कर लेते हैं कि मुझे सारे किले जीतने हैं। तो किले कैसे जीतने हैं, किले कैसे रख रखाव किया जाए, उस समय उस किलों के आसपास के रास्ते कैसे हैं, उन सब की माइक्रो प्लानिंग छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही करनी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोहिदेश्वर का किला अपने अधिकार में किया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरणा का दुर्ग वो अपने कब्जे में किया। और ये दोनों किले अपने कब्जे में करके, उस समय किले किसके हैं, आदिल शाह के हैं, जो बीजापुर का सुल्तान है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किलेदारों को साम दाम दंड भेद से, जो रिश्वत से माना उसको रिश्वत दी, जो रिश्वत से नहीं माना तो उसके ऊपर घात लगा के हमला किया और उसको किसी भी तरीके से जीत लिया। अब जीतने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज अपना दूत आदिल शाह के पास भेजते हैं और किले जीतकर अपने पास आदिल शाह का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आदिल शाह के पास दूत भेजकर क्या कहते हैं कि ये जो दोनों किलेदार थे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मैं इनकी जगह अच्छा काम करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इन किलों का नियंत्रण अपने पास ले लिया है। आदिल शाह भी निश्चित हो गया, उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को समय दिया, चलो किसी को देखने हैं, शिवाजी देख लेगा, तो वो देखना शुरू कर देते हैं। अब उस किलों को देखते हैं तो उन दो किलों से वो अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने दूसरा काम क्या किया, जो दो किले जीते, उस किलों को जीतने के साथ साथ जो आदिल शाह के जो प्रमुख दरबारी थे उनको रिश्वत देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया। देखिए, अब छत्रपति शिवाजी महाराज से हमारे जितने आदर्श हैं, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब बहुत आदर्शवादी हैं, बहुत आदर्शवादी, ये जो कहेंगे वो करेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल उल्टा है, वो आदर्शवादी हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन अगर सामने वाला मर्यादा का पालन करे तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन सामने वाला यदि मर्यादा का पालन नहीं कर रहा तो छत्रपति शिवाजी महाराज से अधिक छल करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। महाभारत में जैसे भगवान श्री कृष्ण है, वो युद्ध के नियम तोड़ते हैं, दुर्योधन की जंघाओं के ऊपर वार करवाते हैं, कर्ण के पास शस्त्र नहीं होते, उनका पहिया फंसा हुआ है, तो उस समय अर्जुन को कह के उसके ऊपर वार करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया था कि ये आवश्यकता है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और कौरव धर्म के मार्ग पर नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी देख लिया था कि इस युद्ध में हमें विजयी होना है, रास्ता कोई भी हो, और ये सामने वाले लोग कोई धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं है, तो हमें इनसे धर्म का व्यवहार नहीं करना। क्योंकि उन्होंने राणा सांगा को देखा, महाराणा प्रताप को देखा, पृथ्वीराज चौहान को देखा है, और इन सबको देखते हुए उन्होंने इतिहास से सबक लेकर ये अपनी रणनीति के अंदर परिवर्तन किया। तो आदिल शाह के दरबार के दरबारियों को वो रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। तो आदिल शाह के दरबारी भी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दो किलेदार थे, वो अच्छे काम नहीं कर रहे थे, तो ये किले शिवाजी देख लेगा, शाहजी भोसले का बेटा देख लेगा, क्योंकि वहां पर वो 30 गांवों की जागीरदारी तो देख ही रहा है, ये भी देख लेगा। अब अपने साथियों के साथ उन्होंने जो पहला किला जीता वो 16 वर्ष की आयु में जीता था, केवल 16 वर्ष की आयु में। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 360 किले जीते, और उन किलों को जीतकर, उनको देखकर वो कहते थे कि मैं स्वराज्य को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं कि कोई दुश्मन आए और रोज यदि एक किला जीते तो भी उसको कम से कम 1 साल लगे पूरे स्वराज्य को जीतने में। ऐसा विजन छत्रपति शिवाजी महाराज का था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने लिए कोई महल नहीं बनवाया, अपने लिए कोई सोने चांदी के बर्तन बिस्तर नहीं बनवाए, अपने लिए कोई उनको लोग याद रखें इसके लिए उन्होंने ऐसा कोई भवन नहीं बनाया, ऐसी कोई समाधि नहीं बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में 360 किले बनाए कि मुझे इस भारत को बनाना है, भारत को मजबूत बनाना है, भारत को बचाना है। अब
ये जो दोनों किले जीतने के बाद तोरण का किला बहुत पुराना था, उसको दोबारा बनवाना शुरू किया। तो अब छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ईश्वर की कृपा देखिए, माँ तुलजा भवानी की कृपा देखिए, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज अपना आराध्य मानते थे। उस किले के अंदर किसी पुराने नवाब का गड़ा हुआ खजाना मिला। उस खजाने से छत्रपति शिवाजी महाराज ने अस्त्र शस्त्र का, गोला बारूद का प्रबंध किया और उससे उस किले को, दीवारों को मजबूत बनाना शुरू किया कि जो दो किले हैं, जरूरत पड़े तो इन किलों को आधार लेकर हम लड़ना शुरू कर दें। 6 मील दूर एक राजगढ़ नाम का और किला था, राजगढ़ नाम की जगह थी, वहां पर एक नया किला बनवा लिया उसी पैसे से। और वहां से एक और जगह, वहां पर कुंवारीगढ़ नाम की एक जगह थी, वहां पर किला बना हुआ था, लेकिन कोई आसपास बस्ती नहीं थी। उस बस्ती में उस किले को और अच्छा सा बनाकर उसको राजगढ़ का नाम दे दिया और उसके ऊपर भी अपना काम करना शुरू कर दिया। अब 17 वर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे संकल्पित हो चुके थे कि मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वराज्य का सपना था, कई बार हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने हमें सिस्टम दिया, अंग्रेजों ने हमें प्रशासन दिया, अंग्रेजों ने हमारी सेना को व्यवस्थित की। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना देखते हैं, तो छत्रपति की शिवाजी महाराज की सेना में भी सैनिक है, उसके ऊपर हवलदार है, हवलदार के ऊपर फिर 100 सैनिकों के ऊपर एक है, फिर 1000 के ऊपर एक है, फिर 10,000 के ऊपर एक है, फिर सेनापति है। तो उसकी पूरी सेना व्यवस्थित बनी हुई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे पहले नौसेना, नेवी बनाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया है। आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। आप इंटरनेट के ऊपर गूगल करेंगे तो आपको इसकी जानकारी लग जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, अच्छा, उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जब ये काम कर रहे हैं तो उस समय बहुत से सूबेदार हैं, ये जो जेधे हैं, देशमुख हैं, घोरपड़े हैं, जो अलग अलग पटेल हैं, उन सब के अंदर वो सब अपने आप को 30 मार का समझते हैं। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं कि 14 साल का, 15 साल का बच्चा है, ये हमें कैसे डोमिनेट कर सकता है, ये हमें कैसे सिखाएगा, ये हमें कैसे बताएगा। तो आंतरिक बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे भी निपटते हैं। एक ऐसे ही एक कृष्णजी नायक नाम का एक वहां पर ऐसे ही एक कोई जागीरदार था, और वो बहुत अपनी मनमर्जी करता था और वो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसको समझाया गया कि आप भी स्वराज्य में साथ दें। जब वो समझाने पर भी नहीं माना, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे थे, उन्होंने अपने आदमी भेजे और उसको बोरी में भर के कैद करके मंगवाया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए। अब कृष्णाजी नायक के हाथ पैर तोड़े तो उसको देखकर एक दो लोग ऐसे थे, बाजीराव देशपांडे जैसे, जो वहां पर गुंडागर्दी करते थे, लेकिन जैसे ही देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल 14-15 साल का बच्चा नहीं है, ये ऐसे काम करना भी जानता है, तो वो भी उनके साथ मिल गए। कान्होजी नायक मिल गए, इसी प्रकार से बाजीराव देशपांडे मिल गए और छत्रपति शिवाजी महाराज को मजबूती से अच्छे अच्छे सरदार मिलना शुरू हो गए। अब क्योंकि वो जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया मावल क्षेत्र, वहां पर लोग छोटी छोटी बात के लिए आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को काबू करने का काम भी छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा किया गया। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने चाकन और सूर्या किले, ये जो दो दुर्ग थे, इनको जीता। एक शंभाजी मोहिते थे, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकायत बीजापुर में कर दी कि ये इसकी जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मनसा है वो ठीक नहीं लग रही, ये कुछ और करना चाहता है। शंभाजी मोहिते एक दुर्ग का चौकीदार था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस किले, उन दोनों किलों के ऊपर आक्रमण करके शंभाजी मोहिते को बंदी बना लिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज से आसपास के सारे लोग डरने लगे और सब लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये जो छत्रपति शिवाजी हैं, ये कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। अब इनके साथ टक्कर लेना, इनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। तो आसपास उनके स्वराज्य की धूम मचनी शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने उनके नेतृत्व को स्वीकार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने इंद्रपुरी, बारामती, घोड़ावट, पुरंदर, ये सारे किले भी जीते। और अपने साथ साथ किलों को जीतते थे तो वो सामने वाले व्यक्ति को अपना बनाने का प्रयास करते थे। वो उनको स्वराज्य की शपथ दिलाते थे और उसमें से कोई व्यक्ति ये स्वराज्य के साथ मिलना चाहता था तो उसका किलेदार उसी को बना देते थे और उसको बता देते थे कि आपको इस कार्य पद्धति के ऊपर काम करना है, इन नियमों के ऊपर काम करना है, ऐसा हमारा स्वराज्य होगा, इस प्रकार से काम करना है। कोंकण प्रदेश में राजापुर नाम का एक शहर था जो हबसियों के अधीन था। वहां की जनता बहुत पीड़ित थी, वहां पर बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा था। उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा कि यहां आकर हमारा उद्धार करो। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17 साल की उम्र में वहां राजापुर के ऊपर आक्रमण किया और हबसियों से राजापुर को छुड़वाकर उसको अपने संरक्षण में, अपने स्वराज्य में मिला लिया। तो देखिए, उस समय छोटी सी अवस्था में छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई गुहार करता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज उसको बचाने का, उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं।
और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सेना है, उस सेना में केवल हिंदू नहीं है, मुसलमान भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह सिद्धांत रहा, उन्होंने कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनको कभी, उनके सैनिकों को निर्देश था कि यदि कहीं कुरान मिले तो उस कुरान का अपमान नहीं करना है, उसको किसी मुसलमान को दे दो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, लेकिन जब वो कर्नाटक के अभियान पर चले गए और कर्नाटक के अभियान में एक मंदिर होता था, उन्होंने पूछा कि यहां पर वो मंदिर था, वो मंदिर आजकल दिखाई नहीं देता, दक्षिणेश्वर का मंदिर नहीं है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को बताया गया कि पिछले दिनों मुगलों का आक्रमण हुआ था और मुगलों के सेनापति ने उसको तोड़ दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सेकंड नहीं लगाई, उन्होंने कहा कि तुरंत जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, उनको मस्जिदों को वापस तोड़कर मंदिर बना दिया जाए। मतलब वो मस्जिद नहीं तोड़ते थे, लेकिन यदि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो एक सेकंड सोचते नहीं थे कि इसको तोड़कर दोबारा मंदिर बनाना है। वो ये कहते थे, वीर सावरकर भी ये कहते थे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते थे कि यदि कोई सामने मानव है तो मैं उसके लिए मानव की तरह हूं, लेकिन यदि कोई मुसलमान बनकर बात करेगा तो मैं उसके लिए पहले हिंदू हूं, पहले वैदिक धर्म को मानने वाला हूं। इसी प्रकार कल्याण में मौलाना, एक बार कल्याण के ऊपर आक्रमण किया गया और आक्रमण करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना ने वहां के मौलाना अहमद और उसकी पुत्र वधू को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके जब उन दोनों को छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवाजी ने देखा कि मौलाना अहमद की जो पुत्र वधू है ये बहुत सुंदर है, तो उस समय ये आम होता था, कोई सुंदर महिला यदि युद्ध में मिलती थी तो सैनिक उसको, सेनापति उसको अपने 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 हरम में रख लेते थे। अकबर जिसको महान राजा कहा जाता था, उसके हरम में भी लगभग 30,000 से अधिक महिलाएं थी, जिसकी महानता के किस्से पुस्तकों में पढ़ाए जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उनके सेनापति लेकर आया कि देखिए मुझे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मैं इसको लेकर जाता हूं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको कहते हैं कि इसको सकुशल इनके राज्य में छोड़ दिया जाए और मेरे लिए कोई भी महिला मां की तरह है। जब वो किसी सुंदर महिला को देखते थे तो वो यही कहते थे कि काश मेरी मां जिजाऊ साहेब भी आपकी तरह सुंदर होती तो हम भी सुंदर होते। इतना ऊंचा चरित्र छत्रपति शिवाजी महाराज का था। चरित्र बहुत ऊंचा है, संकल्प बहुत ऊंचा है। कभी खुद के सुख के लिए काम नहीं किया, कभी खुद की सुविधाएं नहीं देखी। ऐसा छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र था। अब छत्रपति शिवाजी महाराज जो किलों को जीतना शुरू कर देते हैं तो जो बीजापुर का नवाब है, आदिल शाह है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके पेट में क्या दर्द होता है कि ऐसे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज चलते रहे तो मेरी आदिल शाही चलने वाली नहीं है, किसी न किसी दिन ये बीजापुर के ऊपर भी ये अधिकार कर लेगा। तो वो उनके पिताजी शाहजी भोसले के ऊपर दबाव देना शुरू कर देते हैं। अब शाहजी भोसले कहते हैं कि ये जो बालक शिवा है ये मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं है, बाहर है। मैं इसको ये किले जीतने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसको ये आपके राज्य में आक्रमण करने के लिए नहीं कह रहा हूं, उत्पात मचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं इसके मेरे कहने से ये नहीं कर रहा। तो आदिल शाह एक बार तो मान लेता है, उसके बाद फिर उसकी छत्रपति शिवाजी महाराज की कंप्लेंट आती है। तो वो जो दरबारियों को रिश्वत दी थी वो लंबी तो चलने वाली थी नहीं, तो आदिल शाह के दरबार से शाहजी भोंसले चले जाते हैं और आदिल शाह उनको धोखे से गिरफ्तार कर लेता है। एक व्यक्ति की ड्यूटी लगा देता है, वो उनको खाने के लिए बुलाते हैं। धोखे से जब वो खाने के लिए मिलने के लिए आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शाहजी भोसले पिताजी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बीजापुर में कैद कर लिया जाता है। और कैद करके वहां से उनको चिट्ठी लिखवाई जाती है छत्रपति शिवाजी को के नाम कि आप आकर यहां पर मुझसे मिलो। छत्रपति शिवाजी महाराज को चिट्ठी मिलती है, वो समझ जाते हैं कि दबाव में चिट्ठी लिखवाई गई है और जिस प्रकार मेरे पिताजी को गिरफ्तार किया हुआ है आदिल शाह मुझे भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज युक्ति से काम लेते हैं। उस समय उनकी ताकत उतनी बड़ी नहीं है कि वो बीजापुर की आदिल शाही के साथ टक्कर ले सकें। उनके पिताजी शाहजी भोंसले को छत्रपति आदिल शाह ने जो गिरफ्तार किया है वो ऐसी जगह गिरफ्तार किया है एक जगह, और उसके चारों जगह चिनवा दिया है और केवल छोटा सा सुराग छोड़ा है जहां से केवल थोड़ी सी हवा जा सकती है। और आदिल शाह ये कहते हैं शाहजी भोसले से कि यदि 1 महीने के अंदर छत्रपति शिवाजी यहां पर आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं आया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इस जो छोटा सा सुराख है इसको बंद करवा दूंगा और जिंदा दफन करवा दूंगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास चिट्ठी पहुंचती है,
छत्रपति शिवाजी महाराज के पास चिट्ठी आती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और सारे दरबारी विचलित हो जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग निकालते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग क्या निकालते हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज साम दाम दंड भेद की युक्ति खेलते हैं। ताकत उतनी नहीं है कि बीजापुर के आदिल शाही के साथ टक्कर ले सके। शिवाजी की ताकत कितनी है आप यूं समझ लीजिए कि एक जिले की। आदिल शाह की ताकत कितनी है? एक पूरे स्टेट की, 20-30 जिलों की, 50 जिलों के बराबर की। तो युद्ध नहीं कर सकते, जाकर छुड़वा नहीं सकते। तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज फिर चतुराई करते हैं। चतुराई क्या करते हैं? उस समय मुगल सरदार होता है शाहजहां। अब ये जो शाहजहां है ये सुन्नी मुसलमान है, आदिल शाह है ये शिया मुसलमान है। और शाहजहां भी ये चाहता है कि ये जो दक्षिण में बीजापुर में है, दक्षिण को जीतना चाहता है, दक्षिण को, तो वो बीजापुर के आदिल शाह को हराना चाहता है। तो छत्रपति शिवाजी शाहजहां को चिट्ठी लिखता है। वो कहता है जी आप तो बहुत बड़े राजा हो, आप बहुत महान हो, मैं यहां पर एक छोटी सी रियासत का सरदार हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका सरदार बनना चाहता हूं, आपका सेनापति बनना चाहता हूं और आपके अंडर में काम करना चाहता हूं। लेकिन मुझे आदिल शाह बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मेरे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप जरा एक छोटी सी चिट्ठी आदिल शाह को लिख दो कि मैं आपका खास व्यक्ति हूं, तो ताकि मेरे पिताजी को वो छोड़ दे। अब शाहजहां के पास पत्र मिलता है, तो अब शाहजहां सोचता है कि दक्षिण में मुझे एक व्यक्ति मिल रहा है, मुझे क्या करना है, एक चिट्ठी लिखनी है। तो शाहजहां आदिल शाह के नाम एक चिट्ठी लिखता है। आदिल शाह को चिट्ठी मिलती है। अब आदिल शाह की ताकत एक राज्य के बराबर है, लेकिन शाहजहां की ताकत कितनी है? एक देश के बराबर है। अब आदिल शाह घबरा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कनेक्शन तो शाहजहां के साथ है, कोई ना कोई नजदीक का बारीक क्लोज कनेक्शन है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस चतुराई की चाल में शाहजहां जब आता है और चिट्ठी लिखता है, तो आदिल शाह उस चिट्ठी को पाकर शाहजी भोसले को छोड़ना पड़ता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुराई देखिए कि बीजापुर में युद्ध भी नहीं हुआ और चतुराई से अपने पिताजी को उन्होंने छुड़वा लिया। अब जो बीजापुर का नवाब है आदिल शाह है, वो जैसे ये देखता है और 2-3 साल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज और किले जीत लेते हैं, अपनी ताकत को और मजबूत कर लेते हैं। अब जो उनकी ताकत है वो कहां है? वो बीजापुर के नवाब के आदिल शाह के आसपास में है। अब बीजापुर के नवाब के रोज मिर्च लगती हैं, वो जल भुन जाता है और किसी भी तरीके से योजना बनाता है कि कैसे भी करके अब तो शिवाजी महाराज को मारना है। तो उसके लिए छल की नीतियां बनाती हैं। छल की नीति में वो जावली के राजा चंद्रराव की सहायता लेता है, एक और बाजी शामराज की सहायता लेता है, और उनको लेकर वो प्लानिंग करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम छल से कहीं बुलाएंगे, जावली में बुलाएंगे चंद्रराव के पास, और यहां पर जैसे ही शिवाजी आएगा तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे या मार डालेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज का गुप्तचर प्रणाली वो बहुत सुदृढ़ रहती है। देखिए शिवाजी महाराज के जीवन में जितने उन्होंने काम किए, अफजल खान को मारा, उसके बाद जो औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, उसको मारा मतलब अपमान करके उसको दक्षिण मराठवाड़ा छोड़ने के लिए मजबूत किया। औरंगजेब को हराया, औरंगजेब के आगरा के किले से निकले। तो इसके अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जासूसी का तंत्र है वो बहुत जबरदस्त है। और कितना जबरदस्त है, बुंदेलखंड का एक राजा 76 साल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए आता है। अब वो छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए जब आता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज उससे बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते ये बता देते हैं उसको कि आप रास्ते में यहां यहां रुके, आपने यहां यहां ये बातचीत की और आपने ये खाया। मतलब एक मित्र राजा भी मिलने के लिए आ रहा है तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि के साथ उसकी भी पूरी जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज को है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो गुप्तचर तंत्र था, जो सीक्रेट सर्विस की एजेंसी थी, जो उनका जासूसी विभाग था, वो बहुत उन्नत था। और जो ये सर्जिकल स्ट्राइक नाम का हमने जो शब्द सुना है ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक करने में छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत माहिर थे। उन्होंने अफजल खान को मारा, वो सर्जिकल स्ट्राइक। जितने किले जीते वो सर्जिकल स्ट्राइक। शाइस्ता खान की उंगलियां काटी, उसके महल में जाकर 400 लोगों के साथ 70,000 की सेना में महल के अंदर जाकर रात को धावा बोलना, और काटने गर्दन गए थे वो महिलाओं के बीच में छुप गया और बत्तियां बुझा दी गई थी, लैंप बुझा दिए गए थे, तो उसकी उंगली कट गई थी। लेकिन उंगली कटने से भी उसकी इतनी बदनामी हुई। तो ये सारी सर्जिकल स्ट्राइक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में की है। 1648 से लेकर 1655 तक 7 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज, जब शाहजी भोसले को छुड़वाया जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज देखते हैं कि अभी अपने को ज्यादा उलझना नहीं, अभी अपनी शक्ति को मजबूत करना है।
तो इन 7 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज अपने स्वराज्य को, प्रशासन को मजबूत करते हैं और ऐसा मजबूत करते हैं कि वो ना रहें। देखिए, मैनेजमेंट की भाषा में एक शब्द आता है पावर डेलीगेशन। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, अभी देखिए होता क्या है, संस्थानों के अंदर, परिवारों के अंदर, या कोई भी कंपनी है, कॉरपोरेट है, या कोई, मैं कहूं कि कोई राज्य का प्रशासन है, या जिले का प्रशासन है, या किसी देश का प्रशासन है, तो वहां पर होता क्या है कि एक आदमी सारे काम करने का प्रयास करता है, पावर डेलीगेशन नहीं होती। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रशासन को इतना चुस्त करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में लगे हुए हैं, लेकिन उनका शासन अच्छा चल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में कैद कर लिया जाता है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की अनुपस्थिति में भी उनका सिस्टम ऐसा है कि उनका काम बहुत अच्छा चला। देखिए, कॉर्पोरेट में काम कैसा होगा, क्वालिटी कैसे अच्छी बनेगी, इसके लिए एक सिद्धांत होता है कि जब हमारा प्रोसेस अच्छा होगा, सिस्टम अच्छा होगा, तो क्वालिटी अपने आप बनेगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सिस्टम इतना अच्छा था, प्रजातंत्र का, प्रशासन का, कि वो हो ना हो उससे कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता था। उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चलती थी। तो 1648 से लेकर 1655 तक छत्रपति शिवाजी महाराज 7 साल तक अपने प्रशासन को मजबूत करने में लगे रहे। राजगढ़ का किला उन्होंने जो जीता था, उसका उन्होंने और कंस्ट्रक्शन की और उसको ऐसा मजबूत बना दिया कि यह किला भेदा ना जा सके। कोंकण क्षेत्र में जो जावली के नाम से जाता है, वहां पर मोरा घराने की पीढ़ियों का कब्जा था। उनके पास 10-12 हजार की सेना थी। महाबलेश्वर, जो आज की जो सतारा जिला है महाराष्ट्र का, उस जिले तक उनका कब्जा था। वहां का जो राजा कृष्णचंद्र मौर्य है, उसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया, वो दुश्मनों से मिल गया, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ छल करना चाहता था। छल करने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब उसका किला जीता, तो किला जीतने के बाद उसको अपना सरदार बना दिया था। सरदार बनाने के बाद भी उसके मन में बेईमानी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने फिर उसको जीता और उसको बंदी बनाकर उसको, वो भाग गया और उसके किले को जीत लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावली का किला जीता। फिर 1656 में उसने रायरी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरी का किला जीता। रायरी के बाद उन्होंने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायरी के किले को और मजबूत बनाया और मजबूत बनाकर उस किले का नाम रखा रायगढ़ का किला। रायगढ़ के किले का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले के पास की एक पहाड़ियों के बाद एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर बहुत, किले के हिसाब से बहुत अनुकूल परिस्थितियां थी, आसपास में खाई थी, नुकीली पहाड़ी थी, तो वहां पर प्रतापगढ़ नाम का एक किला बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाबलेश्वरम के पास, जहां बाद में अफजल खान से युद्ध हुआ, वहां पर उन्होंने जावली के किले का जीर्णोद्धार करवाया और प्रतापगढ़ का किला बनवाया। 30 अप्रैल 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों का एक के अधीन एक किला था, जुन्नर का किला। देखिए, शाहजहां को चिट्ठी क्या लिखते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन शाहजहां को चिट्ठी लिखते लिखते वो जो मुगलों के किले हैं उनको भी जीत रहे हैं। और जीतने के बाद जब उनको पता लगता है कि आपने गलत काम कर दिया, तो गलत काम करने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे रणनीति खेलते हैं और बातों में उनको उलझा के फिर उनसे अनुमति पत्र ले लेते हैं। अब मुगलों का वो किला जीतते हैं, जुन्नर का किला, मुगलों को पता लगता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज उनको चिट्ठी लिखते हैं कि मैं तो आपका सेनापति बनने के लिए तैयार हूं और मैं आसपास के क्षेत्र में कुछ जो दूसरे राजा और जागीरदार हैं ये बदमाशी कर रहे हैं, तो मुझे अधिकार दीजिए, मैं इनको आपके नाम से नियंत्रण में लूं। तो मुगल उनको एक अधिकार पत्र दे देते हैं। वो अधिकार पत्र दिखाकर छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के नाम से हैं, मुगलों के दुश्मन, लेकिन आसपास के क्षेत्र से चौथ वसूलते हैं। ये जो चौथ शब्द है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ा हुआ है। चौथ आज की भाषा में क्या कहा जाता है, जो जबरदस्ती लिया जाए उसको चौथ कहा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आसपास के राजाओं से, जागीरदारों से मुगलों का भय दिखाकर, उनकी सेना मुगलों के बराबर नहीं है, लेकिन साम दाम दंड भेद देखिए कि मुगलों के नाम से भय दिखाकर चौथ वसूलने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। मर्यादा कितनी है कि किसी महिला को देखते हैं तो मां कहते हैं। जीवन कितना उन्नत है, अपने लिए कोई महल नहीं बनवाया। छत्रपति शिवाजी महाराज, देखिए, मुगलों के साथ उनका युद्ध हुआ, अफजल खान के साथ युद्ध हुआ, तो मुगलों की सेना चलती है, अफजल खान की सेना चलती है, तो उनकी 1 लाख की सेना है। तो 1 लाख की सेना में 50,000 नौकर हैं, गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, मुजरा करने वाली हैं, महिलाएं हैं, इत्र छिड़कने वाले हैं, फूल लगाने वाले हैं, ढोलक बजाने वाले हैं, नौटंकी करने वाले हैं, और बहुत सारा उनका जो
सेना का उनका जो कैंप लगता था, उस कैंप के लिए कई गांवों को उजाड़ कर कई किलोमीटर में उनका कैंप बसाया जाता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जब युद्ध के लिए लड़ते थे, निकलते थे, तो उनके केवल दो कैंप लगते थे। एक छोटा कैंप छत्रपति शिवाजी के लिए, एक बड़ा कैंप डोरमेट्री टाइप का, वो सारे उनके सरदारों के लिए। और उनके जितने मराठा सैनिक होते थे वो पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर उसके साथ ही आराम करते थे। और मिलिट्री की जो रिसर्च करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो तेज गति से आक्रमण करते थे और आक्रमण करके जीतते थे, उसका एक बड़ा कारण यही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना बहुत सादगी से थी। छोटे से टेंट में वो रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज केले के पत्ते के ऊपर भोजन करते थे। और कितना भोजन करते थे? थोड़ा सा भोजन करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरीके से राजा होते हुए भी अपने गले में कोड़ियों की माला पहनते थे कि मेरे पास जो राज्य कार्य है। एक बार उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी आए और रामदास जी ने उनसे भिक्षा मांगी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा राज्य कहा, गुरुजी ये आपकी झोली में। तो समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि मैं तो साधु संत और सन्यासी हूं, मुझे तो राजकाज नहीं करना, राजकाज तो तुम ही चलाओ, लेकिन भगवान के नाम से चलाओ कि ये राजकाज सब भगवान का है। तो इतने अच्छे प्रशासक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। चरित्र बहुत अच्छा है, मर्यादा राम जैसी है। लेकिन जहां मुगलों के साथ युद्ध करना है, जहां अपने देश को बचाना है, जहां धर्म और संस्कृति को बचाना है, उसके लिए कुछ भी झूठ बोलना पड़े, साम दाम दंड भेद से कोई भी प्रयोग करना पड़े, तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सदैव तत्पर रहते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास अब 400 मील लंबे हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। अहमदनगर को भी लूट लिया, उसको भी किले को ले लिया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ इतिहास ने बहुत अन्याय किया है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या कहा जाता है? इतिहास में कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो लुटेरे थे। औरंगजेब क्या कहता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज तो पहाड़ी चूहे हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी जरूरत का सामान लेकर चूहे की तरह आक्रमण करता है और कहीं ऐसी जगह छुप जाता है जो पकड़ में नहीं आता। अब ये वो समय है, शाहजहां दिल्ली का सुल्तान है, औरंगजेब उसका बेटा है, और औरंगजेब को उसने दक्षिण का सुल्तान बनाया हुआ है। औरंगजेब भी दक्षिण में है, वो कर्नाटक को, बीजापुर को जीतना चाहता है। अब इसी समय शाहजहां से लिखित पत्र ले लेता है शिवाजी, उसके नाम पर चौथ वसूल करते हैं। अब चौथ वसूल करते करते इसी समय शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब, शाहजहां के जो बेटे हैं औरंगजेब और दारा शिकोह, इन दोनों के साथ झगड़ा हो जाता है। अब औरंगजेब दारा शिकोह की हत्या कर देता है और उसके बाद, हत्या करने के बाद उसको फटे कपड़े पहनाकर, उसको हाथी के ऊपर बिठाकर उसका खूब अपमान करता है। फिर उसका सिर काटकर उस सिर को चौराहे के ऊपर टंगवा देता है। और दारा शिकोह की जो दो, जब औरंगजेब उसको कहता है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, तो मना कर देती है। चलिए उसकी हम ज्यादा, औरंगजेब के विषय में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। तो छत्रपति औरंगजेब अब वापिस चला जाता है। अब औरंगजेब वापिस चला जाता है, तो वापिस जाने के बाद आदिल शाह, अब उसको पता लग जाता है शाहजहां की मृत्यु के बाद कि ये जो शिवाजी है, इन्होंने जो पत्र दिखाया था वो पत्र केवल झूठ मूठ का है। शिवाजी महाराज की मुगलों के साथ कोई गहरी जान पहचान नहीं है। और आदिल शाह इधर औरंगजेब के साथ भी बातचीत करना शुरू कर देता है। आदिल शाह और औरंगजेब की संधि हो जाती है। अब आदिल शाह और औरंगजेब की संधि हो जाती है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुगलों का भय था वो आदिल शाह के ऊपर काम नहीं करता। अब आदिल शाह सोचता है कि मैं अपने इस दुश्मन को निपटाऊं। तो आदिल शाह अपने जितने भी जागीरदार हैं उन सबके सामने आदिल शाही ये कहती है कि किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को कैद किया जाए या मारा जाए। तो उस समय आदिल शाह के दरबार में एक सबसे मजबूत योद्धा था जिसका नाम था अफजल खान। जब आदिल शाह भरे दरबार में चुनौती देते हैं कि कोई मर्द है जो छत्रपति शिवाजी महाराज से टक्कर ले सके। छत्रपति शिवाजी महाराज के कद की हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कद है वो लगभग 5.5 फीट के आसपास है। ये जो अफजल खान है, जब वो आदिल शाह भरे दरबार में ये घोषणा करते हैं कि कोई मर्द का बच्चा है जो छत्रपति शिवाजी से टक्कर ले सके, लगता है कि मुसलमानों का खून सूख गया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको मजा चखा सके, तो अफजल खान जो अपने आप को बहुत सूरमा मानता है वो खड़ा होता है और वो संकल्प लेता है कि मैं जब तक छत्रपति शिवाजी को पकड़ नहीं लूंगा या मार नहीं दूंगा तब तक मैं वापिस नहीं आऊंगा, अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को भेजते हैं। अफजल खान को जब भेजते हैं तो अफजल खान को भेजते हुए ये जो अफजल खान है ये बहुत क्रूर मुसलमान है
कितना क्रूर है आप अंदाजा लगा लीजिए। 1659 में जब ये आक्रमण करने के लिए आता है तो इसकी 63 बेगम होती हैं, 63 इसकी पत्नियां होती हैं। अफजल खान अपने आप को 8 दिन तक महल में बंद कर लेता है, अपनी 63 पत्नियों के साथ रहता है। खूब अय्याशी करने के बाद जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज से युद्ध करने के लिए निकलता है तो युद्ध करते करते निकलते हुए वो अपनी उन 63 बीबियों का कत्ल करवा देता है, उनको एक बावड़ी में ले जाता है और बावड़ी में उनको धक्का दे देता है। अभी भी आप कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक में एक जिला है, मैं उसका नाम आपको बाद में बताऊंगा, वो बीजापुर और कर्नाटक की बॉर्डर के ऊपर पड़ता है। वहां पर अभी भी 60 कब्र एक लाइन में बनी हुई है, 11-11 कब्र एक एक लाइन में है, ऐसी 60 कब्रें बनी हुई है एक साथ। अफजल खान की क्रूरता देखिए कि अपनी पत्नियों को युद्ध पर जाने से पहले 60 पत्नियों को कत्ल करके जाता है। आप क्रूरता का अंदाजा लगा लीजिए, इतना क्रूर वो होता। उसकी हाइट लगभग 7 फीट के आसपास, वजन की बात करें तो लगभग 150 किलो के आसपास उसका वजन होता है। शिवाजी ने अब तक क्योंकि 40 किले छीन लिए थे तो पूरी आदिलशाही उससे त्रस्त है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी को मारना है। और छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए आदिल शाह अफजल खान को कहता है कि जो तुम कहोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं, तुम पूरी सेना ले जाओ, तुम पूरी संपत्ति ले जाओ, लेकिन किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी को कंट्रोल करो, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। किसी भी तरीके से छत्रपति शिवाजी से बदला लेना है। अफजल खान कितना कपटी और क्रूर था इसका अंदाजा लगा लीजिए। 1638 में वो श्रीपट्टनम के एक राजा कस्तूरी रंगा को मिलाता है, बातचीत करने के लिए बुलाता है, और बातचीत करने के लिए जब वो बुलाता है और वो कहता है कि हम संधि के ऊपर बातचीत करेंगे और आपस में कोई भी विश्वासघात नहीं करेंगे, मैं आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करूंगा, आप मिलने के लिए आ जाइए, लेकिन विश्वासघात करके उसको मार देता है। उस श्रीपट्टनम के राजा कस्तूरी रंगा को मार देता है। तो अफजल खान क्रूर है, जालिम है, जाहिल है, और आदिल शाह की पूरी सेना उसके पास है। और ये अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी शाहजी भोसले हैं उनके साथ भी दुश्मनी कर चुका है। उनको भी एक बार वो युद्ध भूमि में उनके पीछे पड़ चुका है, उनको मारने की साजिश कर चुका है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब कर्नाटक के ऊपर धावा बोला था, कर्नाटक को जब उन्होंने विजित किया था, देखो किताबों में लिखा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कर्नाटक और केरल को लूटा था। तो लूट शब्द का प्रयोग करने से हम बचेंगे, उन्होंने लूटा नहीं था। उन्होंने, जो दुश्मनों ने, विदेशियों ने हमारे देश की संपत्ति के ऊपर कब्जा किया था, उस संपत्ति को वापस लेने का काम किया था। तो कर्नाटक और केरल का जो सरदार था वो अफजल खान था। तो अफजल खान सरदार है उस क्षेत्र का, लेकिन शिवाजी महाराज उसकी नाक के नीचे कर्नाटक और केरल से उनकी लूट की संपत्ति को वापस लेकर जाते हैं। तो अफजल खान खुद उनके शिवाजी से चिढ़ता है, शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले से उसकी दुश्मनी है, पुश्तैनी दुश्मनी है। और जब उनको भेजा गया तो भेजा जाने के बाद उसके साथ बीजापुर का आदिल शाह ये कहता है कि मैं तुम्हें सारी सल्तनत देता हूं, पूरी जागीरदार देता हूं। और उनकी जितने बीजापुर में जितने सरदार थे, जैसे छत्रपति शिवाजी एक सरदार है, उनके पिताजी एक सरदार है, सारे सरदारों को यह कहता है कि सबको अफजल खान की सेना में शामिल होना है। अब शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान के पास 10,000 की पैदल सेना है, 15,000 घुड़सवार हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं, घोड़े हैं, छोटी बड़ी तोपें हैं, गोला बारूद है, कपड़ा है, भारी खजाना है। और उनको, सेना को इतना पैसा दिया गया है कि 3 साल तक यदि लगातार किसी किले को घेरना पड़े, छत्रपति शिवाजी महाराज को घेरना पड़े, लड़ना पड़े, तो 3 साल तक धन की कमी नहीं आने वाली। अब शिवाजी महाराज की उस समय जो ताकत है वो अफजल खान की ताकत का केवल 20% है, और 20% जो ताकत है वो भी अलग अलग जगह पर है। लेकिन अफजल खान अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण करता है और 3 साल की तैयारी के साथ जाता है। अब उसके साथ बहुत बड़े बड़े, केवल वो सरदार नहीं होता, आदिल शाह अपने सारे सरदारों को भेजता है, अमर खान को, याकूब खान को, मुझे खान को, हसद खान को, रणदुल्ला को, अंकुश खान को, गुलाम बरबर सिद्दी को, हिलाल को, घोरपड़े पांडे को, कल्याण जी को, ये सारे, जाधव जी, भोसले, मतलब मुसलमान तो हैं
आदिलशाही है पूरी। आदिल शाह के साथ साथ जो मराठवाड़ा के उस समय जो बीजापुर के जो घोरपड़े हैं, पांडे हैं, कल्याण जी, जाधव जी, भोंसले हैं, उन सरदारों को भी जबरदस्ती उनके साथ लगा दिया कि आपको भी शिवाजी के विरुद्ध लड़ना है और लड़कर अफजल जी खान का साथ देना है। अफजल खान खुद मैंने आपको बताया 7-7.5 फीट का है, 150 किलो उसका वजन है। शिवाजी और वो उनके सामने सामने खड़े हों तो शिवाजी उनके सामने बच्चे लगते हैं। अब अफजल खान को क्रूरता बहुत अच्छी थी और वो इतना धर्मांध था, मतलब वो अपने बारे में ये कहता था वो ये कहता था कि मेरा तो जन्म ही काफिरों को कत्ल करने के लिए हुआ है। मैं तो जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनको जड़ से खोदना चाहता हूं। और वो अपने बारे में कहता था, उन्होंने जो अपनी मोहर बनाई हुई थी, जैसे उस जमाने में क्या होता था, जितने राजा महाराजा होते थे उनकी मोहर होती थी। जैसे आज के जमाने में हर कंपनी की अपनी कोई टैगलाइन होती है ना, ऐसे ही उनकी मोहर होती थी। अब शिवाजी महाराज की मोहर है वो क्या है? शिवाजी महाराज की मोहर है कि ये जो शिवाजी का स्वराज्य है ये जनता के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है और जनता के सुख के लिए है। अब अफजल खान की मोहर है वो क्या है कि वह अपने बारे में लिखता है कि कातिले मुतामारदिनान व काफिराना सिकंदिये बुनियादे बुतान। और अपनी मोहर सिक्के के ऊपर उसने लिखवाया गया, वो ये कहता है कि मैं तो काफिरों का कत्ल करने वाला हूं और बुत परस्ती करने वालों को जड़ से खोदने वाला हूं। और अहंकारी इतना था वो जो अपना सिक्का बनवाते हैं, सिक्का डलवाते हैं तो अपनी मोहर लगाते हैं, अपने बारे में लिखते हैं। ये पुराने राजा महाराजा अपनी प्रशंसा में, तो वो लिखता है कि सिक्के के ऊपर लिखता है कि गर अर्ज कुदम सिपहर अलाला फजल फुजला व फजल अफजल अजहर मुलजी मुल्की वजाए तस्बीह आवाज आयद अफजल अफजल। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग से भी यदि इस दुनिया में किसी अच्छे से अच्छे आदमी की तुलना अफजल से करने के लिए कोई पूछे कि स्वर्ग और अफजल में अगर तुलना की जाए, दुनिया के अच्छे से अच्छे व्यक्ति के साथ अफजल की तुलना करें, स्वर्ग से अफजल की तुलना करें, तो भी हर स्थान से जर्रे जर्रे से अफजल अफजल की आवाज निकलेगी, अल्लाह की या स्वर्ग की आवाज नहीं निकलेगी। मतलब इतना अहंकारी कि वो ये मानता है कि मेरा जो कद है वो अल्लाह से बड़ा है, मेरा जो कद है वो स्वर्ग से भी बड़ा है, जन्नत से भी बड़ा है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा है उसके ऊपर वो लिखता है कि ये जो मुद्रा है, मेरा जो राज्य है वो लोक कल्याण के लिए समर्पित है और मैं अपनी राजा का अपनी 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 स्वराज्य का सेवक हूं। मार्च 1659 में अफजल खान बीजापुर नगरकोट के बाहर अपनी पूरी छावनी लगा देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय जावली में होते हैं जो आज के सतारा जिला में आता है। अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए उस्माना जिले में जाता है और छत्रपति शिवाजी को गुस्सा दिलाने के लिए उस्मानाबाद जिले में तुलजापुर नाम का एक गांव है जहां पर तुलजा भवानी का मंदिर होता है, वहां पर उस मंदिर को तोड़ देता है ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज को गुस्सा आए और वो मैदान में लड़ने के लिए आए। महाराष्ट्र का एक दूसरा देवस्थान है पंढरपुर, उस पंढरपुर के मंदिर को तोड़ देता है अफजल खान अपनी सेना के साथ। और अफजल खान के बहन से भय से कि ये अफजल खान इतनी बड़ी सेना लेकर आया है, शिवाजी के पास सेना बहुत कम है, तो शिवाजी के दरबार में जितने उनके सलाहकार और सरदार हैं वो सब घबराए हुए हैं। उनको ये लगता है कि इस बार तो बच नहीं पाएंगे, अफजल खान के साथ टक्कर लेना संभव नहीं है। तो शिवाजी महाराज सलाहकारों के साथ सलाह करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सलाहकार कहते हैं कि संधि कर ली जाए अफजल खान के साथ। अब शिवाजी कहते हैं कि संधि के लिए आया नहीं है अफजल खान। अफजल खान को जो आदिल शाही ने भेजा है और ये जो सेना लेकर आया है, जैसी इसकी दुश्मनी मेरे पिताजी के साथ है, जो इसका कैरेक्टर रहा है वो संधि करने का नहीं है। उनके दरबारियों ने कहा कि इसको कुछ पैसे दे दिए जाएं, हो सकता है ये पैसे लेकर चला जाए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि वो मैंने पता लगाया हुआ है अपने गुप्तचरों के साथ कि पैसा तो इसके पास 3 साल तक युद्ध करने के लायक नहीं है तो ये पैसा लेने के लिए भी नहीं आया है। अब सारे सलाहकार घबराए हुए हैं, उनका मोरल बहुत डाउन है। छत्रपति शिवाजी महाराज का मनोबल देखिए, सामने दुश्मन है, चारों ओर से घेरा हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका संकल्प बल कितना था कि उस परिस्थिति के अंदर भी वो सही निर्णय ले सकते थे। तो उस समय उन्होंने वो दरबारियों को कहते हैं कि ठीक है मैं सोचता हूं कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। और वो कहते हैं और मां तुलजा भवानी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है कि वो हमसे प्रसन्न है और वो कहती है कि हमें सफलता मिलेगी, अफजल खान जरूर मारा जाएगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दरबारियों से कहते हैं कि अब
श्री माँ का आशीर्वाद मिल गया, देवी प्रसन्न है, अफजल खान को तो मारना ही मारना है। अब सारे साथियों के अंदर मनोबल बढ़ जाता है और वो सारे मिलके कहते हैं कि अब जो छत्रपति शिवाजी महाराज कहेंगे वो करेंगे हम, और हमें अफजल खान को मारना है। अब अफजल खान को मारते मारते हम मर भी जाएं तो भी दिक्कत की बात नहीं है। उस समय मराठों का यह था, दुश्मन मरना चाहिए, दुश्मन को मारते मारते हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी अपनी योजना बनाते हैं। शिवाजी अपने वकील को अफजल खान से मिलने के लिए भेजते हैं। अफजल खान की छावनी में वकील जाता है। अफजल खान की छावनी में जो जावली क्षेत्र में लगी हुई है, उस जावली में जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का वकील वहां पर बात करके उनसे अफजल खान से कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपसे डर गए हैं और वो आपसे संधि करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो डरे हुए हैं इसलिए वो यहां पर नहीं आना चाहते। अफजल खान कहां पर है? वाई क्षेत्र में है। शिवाजी महाराज का किला कहां पर है? जावली में है। वाई का जो एरिया है वो कितना प्लेन का एरिया है, मतलब खुले का एरिया है। वहां पर दो सेनाएं लड़ेंगी तो आमने सामने जो सेना बड़ी होगी वो जीतेगी। जावली का जो क्षेत्र है, जो प्रतापगढ़ का किला है, वो कैसा है? वो प्रतापगढ़ का किला ऐसा क्षेत्र है जहां पर खाइयां हैं, जंगल हैं, गुफाएं हैं, रास्ता ऐसा तंग है जहां पर सेना एक साथ नहीं निकल सकती, उसको लाइन से निकलना पड़ेगा। और उस जावली के क्षेत्र में प्रतापगढ़ के किले में पहुंचने के लिए पहाड़ को चढ़ना पड़ता है, पहाड़ को उतरना पड़ता है, तो हाथियों की सेना वहां पर नहीं जा सकती, आधा सामान वहां पर छोड़ना पड़ेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने वकील को भेजते हैं और वो वकील के हाथ में पत्र भेजते हैं और वकील के हाथ में ये दिखाते हैं कि अफजल खान से छत्रपति शिवाजी महाराज बिल्कुल डरे हुए हैं और वो ये कहते हैं कि मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं तो हार मानी हुई है, आप तो चमकते हुए सूर्य की तरह हो और मेरी तो आपके सामने कोई बिसात नहीं है। मैं तो अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं और जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने सारे किले आपको देने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे मारना मत, मुझे जान से मत मारना। तो ऐसे भय का नाटक छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं और अपने वकील से करवाते हैं। और इस वकील में अब वो ये कहते हैं कि मैं यहां नहीं आऊंगा, मुझे आपके पास आने में डर लगता है। वकील से कहलवाते हैं कि शिवाजी तो बहुत डरा हुआ है अफजल खान से और ये आपके पास नहीं आएगा, इसलिए आप आओ और जावली क्षेत्र में आकर प्रतापगढ़ किले के नीचे आकर छत्रपति शिवाजी को वहां आकर मिल लो और मिलने के बाद उससे संधि कर लो, वो आपने आपका आत्मसमर्पण सारे किले आपको देने के लिए तैयार है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की माइक्रो प्लानिंग देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज अलर्ट है, साम दाम दंड भेद का काम कर रहे हैं, अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, पूरी माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं, वकील को भेज रहे हैं, वहां पर पूरी तैयारी कर रहे हैं, महल में अपने शांत हैं, गंभीर हैं, चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं। अब अफजल खान घमंड में चूर है। वकील आते ही अफजल अभी बाद में करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुकी है, इसलिए मैं इसको अफजल खान और छत्रपति शिवाजी महाराज की हम कल बात करेंगे। कल हम ठीक 10 बजे तक मैं यज्ञ कर लेता हूं, तो 10 बजे करते हैं। 10 बजे तक आप दूसरों को भी बताना चाहें तो बता दीजिए। ठीक 10 बजे अफजल खान के वध की हम जो माइक्रो प्लानिंग है, कैसे उनको बुलाया जावली में, कैसे सेना को घेर कर मारा, अफजल खान को कैसे मारा, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये माइक्रो प्लानिंग, ये मैनेजमेंट देखने की है, ये हर युवा को आनी चाहिए। तो इसके बारे में हम कल बातचीत करेंगे। अभी